गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट पढ़ा था, पार्ट 8, उसमें हमने जाना था क्वालिफायर के बारे में। क्वालिफायर जो कि डिटरमाइन का पार्ट है, इसमें हमने जाना था अ लिटल, द लिटल, लिटिल एंड मच। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तीनों अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल सारे ही अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड थिंग, मच, सेम थिंग, वह भी अनकाउंटेबल में यूज़ किया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझाए थे, मैं आपको वापस फिर समझाना चाहूँगा। ये सारे देखिए सेंटेंस, अ लिटल, द लिटल, लिटल, यह अ फ्यू, द फ्यू और लिटल के तीनों के अपोज में यूज़ किए जाते हैं। वो सारे अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू सारे काउंटेबल नाउन में यूज़ किए जाते हैं, जबकि अ लिटल, द लिटल, लिटल सारे अनकाउंटेबल में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू कप टी। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, आई हैव डैश मिल्क सो आई कैन प्रिपेयर 2 कप्स टी। अब मैंने ब्रैकेट में आपको अ फ्यू और अ लिटल दे रखा है। अब हमें ब्रैकेट में पहचानना है कि अ फ्यू का यूजर्स काउंटेबल नाउन में किया जाता है, जबकि अ लिटल का यूजर्स अनकाउंटेबल नाउन में किया जाता है। जब हमें जैसे हमारा ये जो नाउन है मिल्क, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग में ये होना चाहिए कि मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन होने के चलते, तो मैं यहाँ ब्लैंक में क्या फिलअप करूँगा, अ लिटल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, देखिए सेंटेंस, आई हैव डैश रेड ग्रामर बुक्स आई हैव। ठीक है, आपको ब्रैकेट में मैंने वर्ड्स दे रखे हैं, ब्रैकेट में द फ्यू और द लिटिल, सेम वही चीज़ है आपके सामने देखिए। द फ्यू काउंटेबल नाउन में यूज़ किया जाता है, जबकि द लिटिल अनकाउंटेबल यूज़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे हमारा जो नाउन है ग्रामर बुक्स, वो क्या है, काउंटेबल नाउन होने के चलते काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ ब्लैंक में क्या फिलअप करेंगे, द फ्यू फिलअप करेंगे। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि द लिटिल, द फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल। अब इन दोनों के ऑपोज में देख लीजिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि काउंटेबल नाउन का यूज़ कहाँ होता है और अनकाउंटेबल का यूज़ कहाँ होता है। काउंटेबल में अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू का यूज़ होता है, जबकि अनकाउंटेबल में अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल का यूज़ होता है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ डिटरमिनर का है वो पार्ट्स। लास्ट था जैसे इनडिफिनिट। इनडिफिनिट में से फॉर एग्जाम्पल, नन कैन डू इट, नथिंग इज हैपनिंग, somebody is calling me,
अभी इनडिफिनिट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल कभी कभार यहाँ पे ऐसा एग्जाम में दे रखे होते हैं कि फाइंड आउट इनडिफिनिट। तो हमारे सेंटेंस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों सेंटेंस में हमारे इनडिफिनिट जो वर्ड्स हैं नाउन, नोन, नन, नथिंग एंड समबडी, सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? सारे इनडिफिनिट है। तो हमें क्या करना है एग्जाम में जैसे हमारे इस तरह के सेंटेंस आते हैं फाइंड आउट इनडिफिनिट वर्ड्स, तो हमें उसके नीचे अंडरलाइन करके इस तरह से शो आउट करना है कि नाउन, नन इसमें ये इनडिफिनिट वर्ड है, इसमें नथिंग और लास्ट वाले में समबडी। ठीक है, अब हम नाउन भी डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि नाउन हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, फिर भी हमारे जो एग्जाम में सेंटेंस आते हैं वो नाउन के किस टाइप्स के सेंटेंस आते हैं? फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर इज अ गुड प्लेयर, I saw a bunch of keys. The chair is made of wood. Honesty is the best policy. A flock of sheep is grazing out in the field. जैसा कि हमें पता है नाउन के द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल इज कॉल्ड नाउन। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस आते हैं और ब्रैकेट में लिखा होता है आपके फाइंड आउट टाइप्स ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल फाइंड, जैसे हर एक सेंटेंस में आपको मैं एक ब्रैकेट में लिख के देता हूँ। यहाँ पे ऊपर में फाइंड आउट प्रॉपर नाउन, find out collective noun, find out material and find out abstract। लास्ट सेंटेंस में है find out collective। अब इस तरह से एग्जाम में आपके सेंटेंसेस आते हैं तो इस तरह से ब्रैकेट में दे रखा होता है फाइंड आउट प्रॉपर नाउन। तो हमें सेंटेंस में पहचानना है कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो आपको पता है प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन आपको पता है, इट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सेकेंड थिंग बात करें तो हम द नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, प्लेस, एनिमल एंड पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो हमारे सेंटेंस में सचिन तेंदुलकर क्या हुआ? प्रॉपर नाउन कहलाया। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में देखिए आप, मैंने लिखा है ब्रैकेट में फाइंड आउट कलेक्टिव नाउन। आपको पता है कलेक्टिव द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर कलेक्टिव नाउन। सो सेकंड थिंग बताएं तो टू एक्सप्रेस टोटल ग्रुप। अभी सेंटेंस में लिखा है आई सॉ अ बंच ऑफ की, तो हम किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे? अ बंच ऑफ कीज के नीचे, कीज के नीचे। थर्ड सेंटेंस में दे रखा है मैंने द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ब्रैकेट में मैंने दे रखा है फाइंड आउट मटेरियल नाउन। मटेरियल द फॉर्म ऑफ मास टू एक्सप्रेस इन दिस सेंटेंस। तो मास का मतलब होता है द्रव्य, पदार्थ। तो इस सेंटेंस में दे रखा है कि द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो इसके किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे हम? वुड के नीचे, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में मटेरियल नाउन एक्सप्रेस कर रहा है वुड। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा है फाइंड आउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है टू रिप्रेजेंट क्वालिटी, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज फॉर। तो इस सेंटेंस में दे रखा है फाइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस सेंटेंस में क्या होगा? ऑनेस्टी। ये हमारे सेंटेंस में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। लास्ट सेंटेंस में देखा फाइंड ऑफ कलेक्टिव, अ फ्लॉक ऑफ शेप ग्रेजिंग आउट इन द फील्ड। तो हमें पता है इस सेंटेंस में क्या है? अ फ्लॉक ऑफ शेप क्या है? कलेक्टिव नाउन था। तो एग्जाम में इस तरह के नाउन के सेंटेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारा पार्ट था प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का सेंटेंस देखिए आप,
देखिए प्रोनाउन, जैसा कि हमको पता है प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है अ वर्ड विच इज यूज अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब एग्जाम में प्रोनाउन किस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं वो आप एग्जाम्पल जरिए समझिए। I have some chocolates in my pocket. Sita sang herself. He himself posted the letter. They are doing their works. अब मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव सम चॉकलेट्स इन माई पॉकेट। अब प्रोनाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इस तरह के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पर एग्जाम में मोस्टली हमारे जो पूछे जाते हैं सेंटेंस, एक तो पर्सनल और एक रिफ्लेक्सिव। तो मैंने आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पर्सनल के एग्जाम्पल दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउन, फाइंड आउट पर्सनल प्रोनाउन, फाइंड आउट रिफ्लेक्सिव, find out reflexive, and last sentence is find out personal। आपको जैसा कि पता है पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन एक्सप्रेस होते हैं, मतलब शो होते हैं। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और एनी नेम। तो आपको फर्स्ट सेंटेंस में मैंने दे रखा है फाइंड आउट पर्सनल प्रोनाउन। तो आपको पता है जैसे कि आई क्या है सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन होने के चलते, और आपको पता है आई क्या होता है फर्स्ट पर्सन होता है। तो मैंने आई के नीचे अंडरलाइन किया है, इसमें ये शो कर रहा है कि मैं अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में दे रखा है सीता सैंग हर सेल्फ। आपको इस लाइन में, इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि हर सेल्फ क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। आपको पता है सेल्फ और सेल्वर्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा। तो देखिए सेल्फ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है और सेल्वर्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इस सेंटेंस में देखिए सीता सैंग हर सेल्फ लिखा हुआ, तो हर सेल्फ सेंटेंस में क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। थैंक यू। Good morning student, this is our lesson number 2, Indian economy in era of 1950 to 1990, and this is part 4, and today we are continuing the green revolution only because this is the vast topic and there is many things which we have not learned yet, so we will start। हिंदी मीडियम ध्यान दें, पहले हमने हरित क्रांति के बारे में कुछ पढ़ा था जिसमें काफ़ी चीज़ें रह गई थी, तो आज हम लोग पहले हरित क्रांति को ही अच्छे से समझ लेते हैं, बाद में हम लोग दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। HYV सीड्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ और इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा 1970 से 1980 में किया गया। मतलब ईरा तो यही था क्योंकि 1950 से 1990 का ईरा है अपना, लेकिन इसमें भी 1970 से 1980 के दशक में ये जो पूरा 10 इयर्स का जो पीरियड था, इसमें सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंपोर्ट करके हमने यूज़ किए थे। उसके बाद आपने सोचा होगा कि हर साल इंपोर्ट करते थे, तो नहीं, हमने एक बार इंपोर्ट किया, फिर जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया तो ऑब्वियसली हमारे पास सीड्स जो दूसरे सीड्स से वो बढ़ गए। एक बार मतलब बूस्टअप करने की ज़रूरत थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो उससे एक बार बूस्टअप किए गए अलग अलग जगह पे।
Growth in agriculture output is important, but it is not enough. If a large proportion of this increase is consumed by the farmer themselves instead of being sold in the market, the higher output will not make much of difference to the economy as a whole. On the other hand, a substantial amount of agriculture produce is sold in the market by the farmers, the higher output can make a difference to the economy. The portion of agriculture produce which is sold in the market by the farmer is called marketed surplus. देखो marketed surplus किसको बोलते हैं? सरप्लस का मतलब अपने को पता ही है कि एक तरफ का प्रॉफिट बोल सकते हैं, रेवेन्यू बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं, ठीक है। और मार्केटेड मतलब बाजारी चीज़ है। जैसे कि कोई ऐसा फार्मर है जो गेहूं की खेती करता है, वीट प्रोड्यूस करता है, तो बहुत सारे अपनी क्लास में, अपनी स्कूल में, अपने आसपास बहुत सारे फार्मिंग से रिलेटेड लोग होते ही हैं, सबके फार्म अपने होते ही हैं नॉर्मली। तो हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि जितना भी क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है, जितना अनाज प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जितना हमारे लिए वो ज़रूरी है तो हम उसको पहले सेव कर लेते हैं हमारे कंजम्पशन के लिए। जैसे साल भर के लिए जितने गेहूँ चाहिए वो पहले हम अपने लिए सेव कर लेते हैं। बाकी जो बचते हैं उन्हें ऑब्वियसली हम उतना संभाल के, उतना स्पेस चाहिए, उतना उसको देखभाल चाहिए, संभालना पड़ता है, तो वो चीज़ जो है हम बेच देते हैं। तो उसी को जो बेचा गया है ना, उसी को बोलता है मार्केटेड सरप्लस, उसी को बोला जाता है। तो जो फार्मर थे उनके लिए क्या ज़रूरी हो गया था, सिर्फ खुद का कंजम्पशन ही पूरा करना ज़रूरी नहीं था, उनको मार्केट सरप्लस भी बनाना ज़रूरी था। क्योंकि वो सिर्फ खुद का ही मतलब कंजम्पशन कर लेंगे तो बाकी चीज़ें, खाली गेहूँ खा के तो नहीं निकलने वाला पूरा साल। दूसरी पढ़ाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या दूसरी चीज़ों पे, ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज़ पे उन्हें खर्चा करना होता है। और बेसिक जो नीड्स है उन सब पे भी खर्चा करना होता है। तो उसके लिए उन्हें मार्केटेड सरप्लस होना उनके पास ज़रूरी होता था। मतलब खेती में भी अच्छी फसल उगनी बहुत ज़रूरी थी, तभी उन्हें मार्केटेड सरप्लस मिलेगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से यही फ़ायदा हुआ किसानों को कि उन्हें मार्केट सरप्लस अच्छा मिलने लगा। मतलब इतना अनाज या इतना क्रॉप्स बचने लगा कि वो अच्छा खासा क्वांटिटी में होता था, वो उसे बेच के और अच्छा खासा पैसा कमा पाते थे। मतलब पहली बार उन्हें ये फील हुआ कि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट भी होता है, वरना ज़्यादातर उन्हें बराबर ही हो जाता था, उनके कंजम्पशन के बराबर या थोड़ा सा ही प्रॉफिट हो, मतलब सरप्लस मिलता था। तो मार्केटेड सरप्लस अच्छा होने लगा। अ गुड proportion of the rice and wheat produced during the green revolution period was sold by the farmer in the market. As a result, the price of food grain declined relative to other items of consumption. The low income group who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative price. The green revolution enabled the government to produce sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in time of good storage. While the nation had immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from risk. One such risk was the possibility that it would increase the disparities between small and big farmer, since only the big farmer could afford the required inputs, thereby repeating most of the benefits of the green revolution. Moreover, the HIV crops were also more prone to attack by pests, and the small farmer who adopted this technology could lose everything in the pest attack. देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ डिसएडवांटेज, मतलब कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे, डिसएडवांटेज तो नहीं बोल सकते। जैसे कि इसे अफोर्ड कौन कर पा रहे थे, बड़े जो एग्रीकल्चर फार्मिंग वाले लोग थे, बड़े जो किसान थे जिनके पास बड़ी खेती थी, थोड़ा बहुत पैसा था, वो इसको अफोर्ड कर पा रहे थे, मतलब बार बार HIV सीड्स ले पा रहे थे। दूसरा HIV सीड्स का एक
नुकसान ये भी था कि इन पे पेस्ट बहुत अटैक करते थे, मतलब जो कीड़े लगने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता था। तो इनके लिए वापस उनके लिए छिड़काव करना और पेस्ट कंट्रोल वगैरह वो सब पे भी पैसा खर्चना बहुत ज़रूरी था, जिसमें अगर ये छोटे फार्मर HYV सीड्स ले, ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा ले, तो फिर पेस्ट कंट्रोल पे भी उन्हें खर्चा करना पड़ता था, और जब वो नहीं कर पाते थे तो उनकी सारी फसल उसमें नष्ट हो जाती थी। तो एग्रीकल्चर में ये भी एक प्रॉब्लम थी। द डिबेट ओवर सब्सिडीज, अब हम पढ़ेंगे द डिबेट ओवर सब्सिडी। सब्सिडीज़ का मतलब क्या है? देखो मैंने पहले शायद आप लोगों को बताया था, टैक्स और सब्सिडी दो चीज़ें होती हैं। हाँ शायद आपको नहीं बताया, 12th को बताया था। टैक्स तो वो होता है जो हम देते हैं सरकार को, सब्सिडी वो होती है जो सरकार हमें देती है, जैसे कि LPG पे दे रही है या ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स पे देती है, जैसे कुछ इंडस्ट्री पे सब्सिडी देती है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री होती है उन्हें सरकार स्पेशली सब्सिडी देती है कि आप कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्टअप करो, आपको मतलब लोन भी मिलता है, तो वो बहुत कम ब्याज पे मिलता है। कभी कभी कुछ ऐसे भी हैं इंडस्ट्रीज़, अगर वो आप शुरू करते हो तो सरकार ब्याज भी नहीं लेती, बिना ब्याज के भी लोन देती है। तो सरकार बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। वो सब्सिडीज़ इसलिए देती है क्योंकि या तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत असेंशियल होती है इसलिए सब्सिडी देती है, या फिर उस चीज़ से इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होने वाला होता है, अगर हम वो चीज़ करते हैं तो उसके लिए हमें सब्सिडीज़ मिलती है। और टैक्स तो आपको पता ही है कि इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ये सारे टैक्स होते हैं जो हम सरकार को देते हैं। कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डिबेट का मतलब है कि इस पे हम बातचीत करेंगे कि सब्सिडी की क्या सिचुएशन थी उस समय में, उस ईरा में। द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज इन द एग्रीकल्चर इज एट प्रेजेंट अ hotly debated question. It is generally agreed that it was necessary to use subsidy to provide an incentives for adoption of the new HYV technology by farmer in general and small farmer in particular. Any new technology will be looked upon as being risky and by farmer. देखो सब्सिडी का मतलब यहाँ पे ये था कि सरकार के सामने एक क्वेश्चन था। 3 तरह के फार्मर होते हैं, बिग फार्मर, स्मॉल फार्मर और मीडियम या जनरल फार्मर बोले तो। बड़े फार्मर को तो सब्सिडी देने का सरकार का विचार कम था कि बड़े फार्मर को सब्सिडी देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब वो स्मॉल फार्मर और मीडियम या जनरल फार्मर में से किसे सब्सिडी दे? स्मॉल को तो खैर देना ही पड़ेगा नो डाउट, लेकिन जनरल को भी दे या नहीं दे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि सरकार भी उस समय के पास भी उतने पैसे नहीं थे कि वो ये सारी चीज़ें कर सके, है ना। तो हम भी हमारा जो इंटरनेशनल मनी फंड होता है उससे लोन लेकर या इस तरह से हम लोग अपना देश खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि अभी हम लोन ले लें लेकिन एटलीस्ट फ्यूचर में हम अच्छा प्रोडक्शन और अच्छी GDP कर पाएँ और बढ़ा पाएँ। देखो ग्रोथ शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है, ग्रोथ होने लग जाए वही मुश्किल होता है, होने के बाद उसे कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन वो होगी कैसे ये प्लानिंग ही बनाना बहुत मुश्किल होता है, जो कि गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज था उस समय। तो फार्मर में से किसे सब्सिडी दी जाए ये भी एक क्वेश्चन था। शुड बी phased out since their purpose has been served. Further subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry, and amount
among farmers, the subsidy largely benefit the farmers in the more prosperous regions. Therefore, it is argued that there is no case for continuing with fertilizer subsidy. It does not benefit the target groups and it is a huge burden on government's finance. अब देखो, सरकार सोच रही थी कि अगर वो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे, फर्टिलाइज़र मतलब जो खाद होती है या जो कीटनाशक वगैरह होते हैं उन सब पे, तो फर्टिलाइज़र पे अगर सरकार सब्सिडी दे तो हाँ किसानों को तो उसका फ़ायदा होगा, लेकिन फर्टिलाइज़र की जो कंपनी है उसको भी फ़ायदा होगा और उनको बेनिफिट देने का अभी कोई रोल था ही नहीं, उनको नहीं बेनिफिट देंगे तो भी चलेगा। तो अगर सरकार इस तरह से उनको सब्सिडी देती तो सरकार के फिनेंस पे उसका बहुत भारी असर पड़ता। मतलब वो सब्सिडी का मतलब ये रहता है खर्चा तो उतना ही होता है, लेकिन आपका जो आधा खर्चा है या जो खर्चा आपसे नहीं करवा रही सरकार, वो सरकार खुद वहन करती है, मतलब सरकार खुद वो खर्चा खुद करती है, आपसे कम लेती है। तो ऐसे में सरकार को सब्सिडी देती सरकार फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो सरकार को वो सारा खर्चा उठाना पड़ता और ऑलरेडी हमारे पास फाइनेंस का शॉर्टेज था। तो अगर हम ये और एक बर्डन ले लेते तो सरकार के लिए दूसरे काम कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। A nation becomes more prosperous, the proportion of GDP contributed by agriculture as well as the proportion of population working in the sector declines considerably. In India between 1950 to 1990, the proportion of GDP contributed by the agriculture declined significantly, but not the population depending on it. Why was such a large proportion of the population engaged in agriculture? Although agriculture output could have grown with much less people working in the sector, the answer is that the industrial sector and service sector did not absorb the people working in the agriculture sector. Many economists call this an important failure of our policies followed during 1950 to 1990s. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने ये चीज़ कही है कि इंडिया का ये जो ईरा था इसमें जो पॉलिसीज़ बनाई गई ये एक तरह से फेलियर है, ये ईरा में इंडिया फेल हुआ। उसका रीज़न इकोनॉमिस्ट ने भी ये बताया और हम लोगों ने भी बाद में रियलाइज़ किया कि इस टाइम पीरियड में हमने क्या सोचा पॉलिसी बनाने में और देश का ग्रोथ करने के लिए, हमने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि हमारी ज़्यादातर जनता जो है 75% जनता वो खेती में लगी हुई है, तो हम पहले खेती का ही मतलब कृषि का ही विकास करें, फार्मिंग के लिए ही अच्छा करें, उसी का प्रोडक्शन बढ़ाएं। दूसरी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया और वो दूसरी तरफ ये थी कि ये लोग यहाँ इंगेज क्यों थे, ये लोग यहाँ इंगेज इसलिए थे क्योंकि इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। अपने देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं थे, सर्विस सेक्टर नहीं थे, तो हमें इसके साथ उन सेक्टर्स को भी स्टैब्लिश करना चाहिए था, जिससे कभी कभी क्या होता है एक ही खेत होता है छोटा सा, जितना भी खेत है, अब उस फैमिली में जितने भी लोग हैं, क्योंकि दूसरी कोई प्रोफेशन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है काम का, तो सारे लोग उसी खेत में काम करते हैं। जबकि उस खेत में 2 लोग काम करेंगे तो भी इनफ है, उसकी जगह फिर घर के 4 लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वो लोग क्या आलसी है इसलिए इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग इन्वॉल्व इसलिए हैं क्योंकि दूसरा कोई काम का ऑप्शन नहीं है। अगर 2 ही लोग उस खेत में काम करें और बाकी के जो 2 लोग काम करने लायक हैं वो कहीं और काम करते, किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, तो इनकम और बढ़ जाती, क्योंकि इस खेत से तो उतनी इनकम होने वाली है जो 2 लोग काम करेंगे होगी या 4 लोग काम करेंगे तो होगी, है ना। मतलब एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट करके रखा है वहाँ पे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस ईरा में अपनी सरकार ने, भारत देश की जो नई सरकार बनी थी उसका ध्यान एक चीज़ से बिल्कुल हट गया कि उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और 1990s के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान दिया गया, इसलिए इस ईरा का ये थोड़ा ड्रॉबैक रहा। तो ये था अपना लेसन नंबर 2। आगे और भी बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे।